नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम कहानी लाए हैं रिश्ता नादानी का। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग पूरी देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि अन्य लोगों का भी मनोरंजन हो सके। चलिए हम देर नहीं करेंगे, हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। एक 16 साल के बच्चे की कहानी को दर्शाया गया है। मेरे पापा ने मेरा रिश्ता एक 16 साल के लड़के से दौलत के लालच में कर दिया था। कहने लगे शादी के बाद सारी जायदाद अपने नाम करवा लेना, उसके बाद तलाक दे देना। मैं भी लालच में आ गई और मान भी गई और मेरी शादी पापा के दोस्त के बेटे के साथ हो गई। शादी की रात जब वो मेरे कमरे में आया तो मैंने उसे अलग सोने के लिए कहा, क्योंकि मेरी नज़र में तो वो बच्चा ही लेकिन था। मैं जैसे ही बच्चा लेकिन समझ रही थी, उसने तो मेरे साथ पूरी रात। हार्दिक मेरे पापा के दोस्त का बेटा था, जिसकी उम्र उस समय 12 साल की थी जब वो मेरे घर रहने आया था। हार्दिक की मम्मी पापा की मौत हो गई थी। मरने के बाद पापा उसे गांव से बाहर हमेशा के लिए अपने घर ले आए थे। हार्दिक इस दुनिया में कोई नहीं था, इसीलिए मेरे पापा के पास दूसरा चारा नहीं था कि वह हार्दिक को अपने पास ले आए। हार्दिक के पापा में और मेरे पापा में भाइयों जैसी मोहब्बत थी। दोनों आपस में सगे भाइयों की तरह ही रहते थे। मेरी उम्र उस समय 17 साल की थी जब हार्दिक मेरे घर आया और उस वक्त वो रो रहा था। उसके लिए उसके माँ बाप के बिछड़ने का सदमा बहुत बड़ा था। उसने अपने माँ बाप को खोया था। मैं उसे छोटे भाई की तरह समझती थी, इसीलिए उसके इस गम के मौके पर उसे गले लगाकर तसल्ली देने लगी। उसके आंसू पोंछती और उससे कहती कि तुम मेरी माँ को अपनी माँ समझकर रहना। जब वो अपनी माँ को याद करके सिसकियां भर भर के मम्मी मम्मी पुकारता तो मेरा और मेरी माँ का दिल फट जाता। मेरी माँ भी उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह धीरे धीरे मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच हो गया था। घंटों मुझसे अपनी माँ की बातें करता, उसके पापा की बातें करता। हार्दिक के पापा ने सारी जायदाद उसके नाम कर रखी थी, इसीलिए जमीन के पैसे उसके पास आते रहते थे और वह पैसे इतने होते थे कि उसके खर्चों के साथ साथ हमारे खर्चे भी उन्हीं पैसों से पूरे होने लगे थे। मेरे पापा का कारोबार बहुत छोटा सा था। हम मुश्किल से ही अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाते थे, लेकिन अब तो हमारे घर में हर ऐशो आराम होने लगा था, क्योंकि अब हार्दिक का सारा पैसा मेरे पापा अपने पास रखने लगे थे। हार्दिक अक्सर शाम को मुझसे कहता कि मैं उसके साथ आंख मिचौली खेला खेल करूं, कंचे खेलूं। मैं भी उसका जी बहलाने के लिए उसके साथ कंचे खेलने लगती थी। वो मुझसे ही पढ़ने के लिए पढ़ने लगता था। मैं भी अपने माँ बाप की इकलौती ही बेटी थी। मुझे तो जैसे एक छोटा भाई मिल गया था, लेकिन मैं भूल गई थी कि सगा भाई ही अपना भाई होता है। मुंह बोले भाई भाई नहीं होते। मैं उस समय बीए की पहली कक्षा में थी। कॉलेज कभी कभी ही जाती थी, घर पर ही पढ़ लिया करती थी। खाने की सारी चीज़ें मैं खुद से ही बना लेती थी। खाने की जिम्मेदारी मेरी माँ ने मेरे ऊपर डाल रखी थी, इसीलिए स्कूल से आते ही वह सीधा किचन में चला जाता था। मैं उस वक्त उसके लिए रोटी बना रही होती थी। वह आते ही मेरे गले में बाहें डाल देता और कहता कंचन जी, आज क्या बनाया आपने मेरे लिए? वो बड़े लाड से पूछता। मैं उससे कहती पहले अपने कमरे में जाओ और नहा धोकर फ्रेश होकर आओ, तुम तो सीधे किचन में आ जाते हो। मेरी बात पर मुझे गौर से देखते हुए कहने लगता, इसीलिए कि स्कूल से आने के बाद मुझे सबसे पहले आपको देखने की आदत जो है, ख्वाहिश होती है। जितना समय स्कूल में रहता हूँ, मेरा दिल आपको देखने के लिए बेचैन रहता है। मैं ही जानता हूँ स्कूल का समय मैं आपके बगैर कैसे गुजारता हूँ। आपको क्या पता आप मेरे लिए क्या हो।
मुझे लगा शायद वो मुझसे इसलिए इतनी मोहब्बत करने लगा है कि उसके हर गम में मैंने उसके आंसू पोंछे थे। 3 साल हो चुके थे उसे हमारे घर में रहते हुए। अब तो वह 10वीं क्लास में ही आ चुका था, इसीलिए उसे शायद मेरी आदत सी लग गई थी। सच तो यह था कि मेरा भी दिल उसके बगैर नहीं लगता था। हमेशा उसकी याद आती रहती थी। लेकिन मैं तो उसे अपना छोटा भाई की तरह ही समझती थी। लेकिन मुझे उसकी मोहब्बत की शिद्दत का अंदाज़ा उस समय हुआ जब मेरी माँ की सहेली का बेटा हमारे घर कुछ दिन रुकने के लिए आया था। वह अपनी जॉब के सिलसिले में दिल्ली शहर आया हुआ था और मेरी माँ ने उसे घर पर ही रोक लिया था। जब तक तुम्हारा मन या तुम्हें कमरा ना मिले तब तक तुम हमारे घर में रुक सकते हो। मम्मी की सहेली के घर मेरा बचपन से ही आना जाना था और मम्मी की सहेली का बेटा अमित अमित भी मेरे घर आता जाता था। बचपन से ही हमारी अच्छी खासी दोस्ती थी। मेरी माँ ने और मेरी सहेली ने मिलकर हम दोनों के रिश्ते की बात भी बचपन में तय कर रखी थी और इस बात का पता मुझे और अमित को भी था। इसीलिए एक दूसरे के लिए हम वैसे ही जज्बात रखते थे। उसकी नौकरी लग गई थी। मुझे बहुत खुशी थी। कहने लगा, आंटी जी, मुझे एक एक छोटा सा फ्लैट मिल गया है। अब मैं अपनी फ्लैट में शिफ्ट हो जाऊंगा। जिस दिन उसकी नौकरी लगी थी दूसरे शहर से उसकी माँ और उसकी बहन भी आ गई थी। हमारे घर मिठाई के डिब्बे के साथ साथ वह सब लोग आए थे। अब मैं उन लोगों के स्वागत के लिए किचन में खड़ी चाय का इंतजाम कर रही थी। हार्दिक भी किचन में खड़ा मेरी मदद कर रहा था। मैं चाय बना रही थी और वो पकौड़े बनाने के लिए आलू काट रहा था। बाकी सब चीजें मैं तैयार कर चुके थे। आज सब कुछ मैंने अमित की पसंद का बनाया था। मैं हार्दिक से ही बात कर रही थी कि जब अमित मिठाई लेकर किचन में ही आ गया। उसे देखकर मेरी नजरें खुद ब खुद शर्म से झुकने लगी। मेरा चेहरा गुलाबी होने लगा। उसने मिठाई का डिब्बा मेरे सामने किया। कहने लगा, तुमने मुझे मुबारकबाद नहीं दी। मैं डिब्बे में से मिठाई उठाने लगी तो अमित ने वो पीछे कर दिया। फिर उसमें से एक बर्फी उठाकर मेरे मुंह में के करीब कर दी। कहने लगा, मेरे हाथों से खाओ। मुझे अच्छा लगा। आज तो वैसे भी मम्मी तुम्हारी माँ से बहुत कुछ खास बात करने वाली हैं। अमित की बात पर मैं शर्माने को मजबूर हो गई थी। मैं थोड़ी सी बर्फी अब उसके हाथ से लेकर खाई और फिर मैं कप में चाय डालने लगी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि हार्दिक की अमित की बातों और उसका व्यवहार बुरा लग रहा होगा। अमित मेरे पास ही सेल्फ से टेक गया खड़ा मुझे देख रहा था। कहने लगा, कंचन, पूछोगी नहीं कि मम्मी किसी खास काम के लिए आई है? मैं जानती थी अमित को बस अपनी जॉब लगने का इंतजार था। यकीनन अब बात शादी की ही होगी। लेकिन मैं अनजान सी बन गई। अमित की नजरें मेरे दिल की धड़कनें बढ़ाने लगी थी। मैंने पूछा, किस खास काम के लिए आई है? अमित मुस्कुराने लगा। कहने लगा, तुम्हें नहीं पता है? तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए। पता है कंचन, मैंने नौकरी लगते ही माँ से कह दिया था कि आप मेरे सबसे बड़ा इम्तिहान ना लें। मेरी कंचन को मेरे घर लाने का इंतजाम करें। अमित की खामोशियां अपने चरम पर थीं जब हार्दिक ने चिल्लाने की आवाज पर हम दोनों की अपनी होश को दुनिया में वापस आने को कहा। आलू काटते काटते हार्दिक ने अपनी उंगली काट ली और उससे अब खून बह रहा था। वह अपने हाथों को दबाए चिल्लाने लगा और अमित उसके पास गए। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। कटा हुआ गहरा था। उसके हाथ में काफी ज्यादा खून बह रहा था। उसकी आंखों में भी आंसू आ रहे थे। अमित ने हार्दिक का हाथ मेरे हाथ से पकड़ लिया। उफ!
इसका हाथ काफी कट गया है। तुम कभी ना कंचन, क्या जरूरत थी बच्चों से यह काम कराने की? जाओ जाकर बैंडेड लेकर आओ। अमित को भी हार्दिक के कटे हाथ को देखकर दुख हो रहा था। हार्दिक मुंह बंद किए बस अपने दर्द को बर्दाश्त कर रहा था। बस मैं तो उसका हाथ देखकर ही बौखला सी गई थी, इसीलिए तेजी से किचन के से निकलकर मम्मी के कमरे में चली आई और बैंडेड उठा लाई। मेरी माँ और अमित की तो माँ हार्दिक के लिए परेशान होने लगी। वो रोए जा रही थी। मैंने कहा दर्द हो रहा है, उसे रोका और रोता देखकर मेरी आंखें भी नम हो चुकी थी। मुझे यूं परेशान देखकर बोला ही, हाँ बहुत दर्द हो रहा है, इतना कि सहा नहीं जा रहा है। पता नहीं उसके शब्दों में क्या था कि कुछ पल के लिए मुझे खामोश कर गया था। सभी हार्दिक में लग गए थे। न ठीक से किसी ने कुछ खाया था और ना ही मेरी होने वाली सास ने कोई बात की थी। अमित की माँ जाने से पहले कहने लगी कि मैं एक बहुत खास काम से आई थी, लेकिन हार्दिक की तकलीफ से ने तो सारी सूझबूझ ही खत्म कर दी। लेकिन अगली बार सारी रस्मों के साथ कंचन को अमित के नाम की अंगूठी पहनाने आऊंगी। मुझे उस वक्त इस बात को लेकर जरा सी भी खुशी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मेरा सारा ध्यान हार्दिक के कटे हाथ की तरफ था। अमित की माँ चली गई। जब पापा घर आए तो हार्दिक को फौरन डॉक्टर के पास ले गए। उस रात का खाना हार्दिक ने मेरे साथ खाया। ना जाने क्यों उसकी नज़र लगातार मेरे ऊपर ही जमी हुई थी। वो एकटक मुझे ही देख रहा था। पहली बार ना जाने क्यों मुझे उसकी नज़रों से उलझन होने लगी थी। पहली बार यह जी कर रहा चाह रहा था कि वह मुझसे अपनी नज़रें हटा ले। मैं नहीं चाहती थी कि उसकी नज़रों में क्या था, लेकिन मैं एक उलझन सा का शिकार हो रही थी। और इसके बाद तो यह सिलसिला चालू सा होने लगा था। हार्दिक की बातें मुझे अजीब सी उलझन में डाल देती थी। मुझसे कहता था, कंचन जी दुआ करें कि मैं जल्दी ही से बड़ा हो जाऊं। मैं उसकी बात सुनकर हैरत से मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, तुम बड़े होकर क्या करोगे? कहने लगा, अपने पापा का सारा काम संभाल लूंगा, बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, अमित भाई से भी ज्यादा। और भी ये कहकर वो चुप हो गया। मैंने कहा, और फिर क्या? बताऊंगा कभी आपको। पहले मुझे यह बताइए कि आपको अमित भाई और मुझ में से ज्यादा अच्छा कौन लगता है? उसके सवाल ने मुझे मुश्किल में डाल दिया था। मैं कैसे उसके मुंह से अमित का नाम ले लेती? मेरी और अमित की कोई लव मैरिज थोड़े हो रही थी, बल्कि हमारी अरेंज मैरिज ही थी। और जिस माहौल में मैंने परवरिश पाई थी, ऐसे ही मुंह उठाकर मैं अपने होने वाले पति का नाम नहीं ले सकती थी। मैंने कहा, हार्दिक यह कैसा सवाल है? तुम मेरे लिए छोटे भाई जैसे हो और अमित मंगेतर है मेरा। लेकिन वह जिद पर अड़ा हुआ था। कहने लगा कि मुझे बताओ कि हम दोनों में से आपको सबसे ज्यादा कौन पसंद है? मैंने उसके सामने अमित का नाम नहीं ले सकती थी, इसीलिए कह दिया, तुम तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, अमित से भी ज्यादा। यह बात मैंने ऐसे ही मजाक में ही कही थी, जैसे कोई बड़ी बहन छोटे भाई को कह देती है, उसका मन बहलाने के लिए। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा खिल उठा। कहने लगा, मैं जानता था, जब मैं आपको इतना चाहता हूँ तो कैसे मुमकिन है आपको मुझसे मोहब्बत ना हो? उसकी बात मुझे इतनी बुरी नहीं लगी थी जितनी उसकी नज़रों की बेवकी ने मुझे हड़बड़ाने को मजबूर कर दिया। मैंने हमेशा उसे छोटे भाई ही समझा था, इसीलिए उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। हार्दिक ने 10वीं कक्षा में बहुत अच्छे नंबरों से पास किया था। अमित की माँ इस बार मेरे लिए मंगनी का सारा सामान लेकर आई थी। हमारे घर में ही एक छोटा सा फंक्शन रखा गया था। मेरी सहेलियों ने मुझे तैयार भी बहुत अच्छे से किया, लेकिन ना जाने क्यों हार्दिक चुप चुप सा था। मंगनी की रस्म घर पर ही हो गई थी।
मैं तैयार होकर अमित के बराबर में बैठी तो हार्दिक कुछ देर से मुझे टकटकी बांधे देखता रहा। मेरी नज़र भी बार बार उस पर ही ठहर गई थी। उसकी आंखें न जाने क्यों लाल सी होने लगी थीं और जब अमित ने मुझे अंगूठी पहनाई कि अंगूठी पहनाने के लिए मेरा हाथ थामा तो हार्दिक तेजी से वहां से चला गया। मैं जानती थी उसे मेरी जाने का दुख है। मगनी हो रही थी और 1 साल बाद मेरी शादी थी, इसीलिए हार्दिक उदास हो रहा था। लेकिन मैं भी क्या कर सकती थी, शादी तो मेरी एक ना एक दिन होनी ही थी। अमित आज बेहद खुश था, मेरे कान के करीब होकर गर्मजोशी करने लगा। जितनी तुम आज खूबसूरत लग रही हो ना, ख्याल है मंगनी के बजाय सीधा शादी कर लेते, 7 फेरे ले लेते। कसम से कंचन, आज तो नींद ही नहीं आएगी। उसके कुमार भरे शब्दों को सुनकर मेरे गाल शर्म से लाल हुए थे। मेरा चेहरा खुद ब खुद शर्म से झुक गया था। मुझे अमित अच्छा तो लगता था, लेकिन उसके इजहार मोहब्बत ने मेरे अंदर हलचल सी मचा दी थी। सब मेहमान आ चुके थे। जब अमित की फैमिली जाने लगी तो अमित की बहन ने मुझे अलग से गिफ्ट पैक किया। कहने लगा, अमित भाई तो आपका दीवाना हो गया है, उसका तो बस नहीं चलता, क्या कुछ आपके लिए ना खरीद ले? ये भी उसने ही दिया है आपके लिए। गोल्ड की चैन है जिस पर अमित लिखा है। कहा है मुझे कि कंचन से कहना कि हर वक्त इसे पहन कर रखें। शर्माते हुए अपनी ननद से वो गिफ्ट लेकर अपने कमरे में आ गई। वह लोग जा चुके थे, मैं बहुत खुश थी। वह चैन भी अपने गले में पहनने लगी। एक लड़की के लिए शायद बहुत खुश नसीबी की बात होती है कि उसका पति उसे इस कदर से चाहता हो। अभी मैं वह चैन अपने गले में देख ही रही थी, जब तक अमित की कॉल आने लगी। मैंने मुस्कुराकर अपना फ़ोन उठाया। अब तो अमित की बातें मेरा चैन चुरा रही थीं। वह अपनी बेकरारियों का जिक्र मुझसे करने लगा। उसकी बातों का जादू था कि मैं हार्दिक को नज़रअंदाज कर गई थी। हालांकि मैं जानती थी कि वह अपने कमरे में बैठा रो रहा होगा, लेकिन इस वक्त मुझे अमित की बातों में दिलचस्पी थी। अमित कहने लगा, मुझसे इस सब्र का इम्तिहान नहीं दिया जाता। मैं तो माँ से कहने लगा हूँ कि मुझे कुछ महीनों के बाद ही शादी करनी है। मैंने माँ से कहा, शादी की तारीख जल्दी रख लो, वरना मैं कंचन को कहीं भगाने ले जाऊं। अभी मैं अमित से बात कर ही रही थी कि तभी किसी की आवाज़ सुनाई दी। कंचन ने टूटने की आवाज़ सुनने लगी। मैंने फौरन फ़ोन को बंद कर दिया और अपने कमरे के बाहर आ गई। शोर हार्दिक के कमरे से आ रहा था। मम्मी पापा भी मंगनी के फंक्शन से थके हुए थे और अपने कमरे में सो चुके थे। अब हार्दिक के कमरे का शोर सुनकर वह भी लॉज में आ गई। मेरे पापा ने हार्दिक का दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला, बल्कि चीख चीख कर रो रहा था। अपने कमरे में मौजूद कांच की चीज़ों को पटक पटक कर तोड़ रहा था। कह रहा था, मैं आज खुद को ख़त्म कर लूँगा। आप लोग मेरी कंचन जी को मुझसे जुदा कर दोगे। यह सुनकर तो मेरी रंगत ही उड़ गई कि कहीं वो खुद को कुछ कर ना बैठे। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने उससे अपनी कसम देकर कहा कि दरवाज़ा खोलो। कहने लगा, नहीं खोलूँगा, आपको मुझसे प्यार ही नहीं है, तभी तो मुझे छोड़कर जा रही हो। जब मैं मर जाऊँगा तो शौक से शादी कर लीजिएगा। उसकी बात सुनकर, जुनून देखकर मेरे होश उड़ गए। पापा भी बड़े परेशान होकर खड़े थे। मैं अभी भी यह नहीं समझ रही थी कि उसे मेरे दूर जाने का दुख है कि मेरे बाद वह अकेला हो जाएगा। उसे एक दोस्त, एक बहन की ज़रूरत थी, लेकिन मैं गलत थी। वह जुनून या मोहब्बत भाई बहन या दोस्ती वाली नहीं थी, बल्कि यह जुनून कुछ और ही था। वह अंदर से चिल्लाकर बोला था, सारी दुनिया को आग लगा दूंगा, खुद को ख़त्म कर लूँगा, नहीं जीना मुझे अपनी कंचन जी के बगैर। उसकी बातें सुनकर मेरी माँ भी रोने लगी थी। उसके जुनून का यह रंग हमने आज पहली बार देखा था।
सबकी जान पर बन पड़ी थी कि कहीं खुद को नुकसान न पहुंचा ले। मैं रोने लगी। मैंने कहा, तुम्हें मेरी कसम है, तुम खुद को कुछ नहीं करोगे। दरवाज़ा खोलो हार्दिक। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह इस तरह का कोई कदम भी उठा सकता है। मैंने हाथ जोड़कर रोते हुए उसकी विनती की। तब जाके उसने दरवाज़ा खोला था। वो बुरी तरह से रो रहा था, आंखें लाल हो रही थीं। अचानक ही वह मेरे गले लग गया। मुझे अपने से यूं चिपका लिया कि अगर वह मुझे छोड़ देगा तो कहीं मैं भाग जाऊंगी। उसका दिल इस वक्त तेजी से धड़क रहा था। कहने लगा, उतार कर फेंक दे या अंगूठी। वो आदमी होता कौन है आपसे शादी करने वाला? किसी छोटे बच्चे की तरह वह फूट फूट कर मेरे साथ रो रहा था। मेरी माँ आगे बढ़ी और हार्दिक को मुझसे दूर किया और अपने हाथ लगा दिया। वो माँ के साथ मिलकर रो रहा था। कहने लगा, भगवान के लिए आंटी जी, मुझे इतना बड़ा दर्द मत दें। मेरे माँ बाप को तो भगवान ने मुझसे छीन लिया है। मेरी कंचन को मुझसे मत छीनिए। मेरी माँ उसे सहलाने लगी और मुझे अपने कमरे में जाने का इशारा कर दिया। मैं वापस अपने कमरे में चली गई। मैं तो इस कदर परेशान थी कि बता नहीं सकती हो गया क्या हार्दिक को, क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों इस तरह से रिएक्ट कर रहा है। अभी मैं उसकी उलझन में ही थी कि मेरा मोबाइल बजने लगा। मैंने फ़ोन देखा तो अमित की कॉल थी। मैं इस वक्त अपनी दिमागी उलझन का शिकार थी कि अमित से कोई रोमांटिक बात नहीं कर सकते थे। मैंने यही सोचा कि उससे कह दूं कि मुझे नींद आ रही है, किसी और दिन बात करूंगी। लेकिन मेरे फोन उठाते ही वह भड़क उठा। कहने लगा, कब से तुम्हारा फोन कर रहा हूँ, अचानक से फोन बंद करके कहाँ चली गई थी। पहली बार उसने कहा। कहने का अंदाज इतना सख्त था। मैं उसे क्या बताती कि मैं किस उलझन में फंसी हुई थी। मैंने कहा, मम्मी की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, मुझसे उससे झूठ बोलना पड़ा। यही बहाना मुझे इस वक्त सही लगा। यह सुनकर अमित चुप हो गया, फिर अपने रवैये पर माफी भी मांगने लगा और माँ की खैरियत भी पूछने लगा। मुझे फिर से प्यार भरी बातें करने लगा था। लेकिन मैं दिमागी तौर पर परेशान हो चुकी थी। एक तरफ अमित जल्द शादी पर अड़ा हुआ था और दूसरी तरफ हार्दिक इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार न था। मैं हमेशा उसके पास नहीं रह सकती थी। आखिर मुझे कभी ना कभी तो शादी करनी ही थी। सच में तो यह था कि मैं भी अमित से बेहद मोहब्बत करने लगी थी। बंधन ही कुछ ऐसा था। वो मेरा मंगेतर था, मुझे चाहता भी था, बहुत चाहता था। कैसे मुमकिन था कि मेरे दिल में उसके लिए जज्बात ना बदलते। रात को अब कई कई घंटे हार्दिक मुझसे अपने पास बिठाकर रखता था। बेफुजूल से इधर उधर की किस्से सुनाता रहता था कि कहीं मैं उसके कमरे में उठकर जल्दी से ना चली जाऊं। शायद यह जानता था कि अमित रात को मुझसे बात करता है। मैं बार बार घड़ी देखती रहती और उससे सोने के लिए कहती रहती। और जब हार्दिक से जान छुड़ाकर जैसे तैसे कमरे में जाती तो अमित की कई मिस कॉलें देखकर परेशान हो जाती। रोज रोज मैं अमित को क्या बहाने बना सकती थी। एक बार अमित कहने लगा, तुम मुझसे नखरे दिखाने लगी हो, तुम्हें मुझसे मोहब्बत ही नहीं है। मैं पूरा दिन ऑफिस से थका हारा आता हूँ, रात को कुछ देर तुमसे बात करना चाहता हूँ और तुम रात के 1-1 बजे तक मेरा फोन नहीं उठाती हो। चाहती क्या हो तुम? अमित मुझसे अब बद गुमान सा होने लगा था। मैंने डरते हुए उसे बता दिया कि मैं हार्दिक के पास होती हूँ। जब मैं उसके मम्मी पापा की मौत हुई थी, वह मुझसे ज़्यादा ही अटैच है। जब तक उससे बात ना होती वह सोता ही नहीं है। मुझे लगा अमित मेरी बात को समझेगा, लेकिन वो तो मुझ पर ही गुस्सा करने लगा। कहने लगा, तुम्हारा तुम्हारा रात के समय हार्दिक के कमरे में क्या काम है?
मैंने कहा, क्या हो गया आपको अमित? छोटा बच्चा है, वो मुझे बड़ी बहन समझता है। वो कहने लगा, इतना भी छोटा नहीं है, 2 महीने के बाद 17 साल का हो जाएगा। बस आज के बाद तुम उसके कमरे में नहीं जाओगे। मैंने जैसे तैसे करके अमित का मूड ठीक कर लिया। कुछ दिन बाद ही एक ऐसा हादसा हमारे सामने पेश आया कि मेरी जिंदगी ही बदल कर रह गई। मेरी शादी की तारीख पक्की हो गई थी और 15 दिन बाद मेरी शादी थी कि अमित का एक्सीडेंट हो गया। उसकी एक टांग पूरी तरह फ्रैक्चर हो गई और उस पर प्लास्टर चढ़ चुका था। टांग की हड्डी टूट चुकी थी और मेरा रो रो कर बुरा हाल था। उस पर हार्दिक भी था जो मेरे आंसू साफ कर रहा था। मेरी शादी भी धरी की धरी रह गई। यहाँ तक कि अमित की नौकरी भी छूट गई थी। पापा के काम का सिलसिला भी खत्म हो गया था। जब से हार्दिक के पापा की जमीन के पैसे आने लगे थे, पापा ने अपने काम पर ध्यान देना छोड़ दिया था। अमित की टांग का ऑपरेशन करवाना बहुत जरूरी था, लेकिन अमित के हालात ऐसे न थे। फिर पापा ने सोचा कि अगर हार्दिक अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेच दे तो उससे अमित का ऑपरेशन भी हो जाएगा और मेरी शादी भी। लेकिन मसला था कि वह 18 साल का नहीं था। लेकिन अगर उसकी शादी किसी बालिग 18 साल की लड़की से हो जाती तो बारिश के मुताबिक वह लड़की हार्दिक की जायदाद की मालकिन बन जाती और हार्दिक की इजाज़त से प्रॉपर्टी बेच सकती थी। इसीलिए जब यह बात मुझसे मेरी माँ ने कही तो मैं हैरत में पड़ गई। समंदर में गोते खा रही थी। मैंने कहा, माँ, आप यह क्या कह रही हैं? मैं अपने भाई समझती हूँ, ऐसी हरगिज नहीं कर सकती। माँ ने कहा, दूसरा रास्ता नहीं है मेरे पास। अमित का ऑपरेशन बहुत जरूरी है, जिस पर लाखों रुपए चाहिए। अगर समय से अमित का ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसकी टांग खराब हो सकती है और डॉक्टर को टांग काटनी भी पड़ सकती है। मैंने कहा, हार्दिक भी मुझे अपनी बहन समझता है। वह कभी भी मुझसे शादी के लिए राजी नहीं होगा। आप ये कैसी बात कर रही हैं? आप क्यों हमारा इम्तिहान ले रही हैं? और फिर मैं हार्दिक से पूरे 5 साल बड़ी हूँ। मम्मी कहने लगी, बस कागजी शादी ही करनी है, उसके बाद तुम्हारी विदाई करके तुम्हें दूर नहीं भेजना। सिर्फ शादी के पेपर पर साइन करने हैं, जिससे कि वकील को दिखा सकूं कि तुम और हार्दिक पति पत्नी हो। उसके बाद तुम्हें पावर ऑफ अटॉर्नी मिल जाएगी तो हमारे सारे प्रॉब्लम हल हो जाएंगे। मैंने कहा, अमित कभी भी यह बर्दाश्त नहीं करेगा। मम्मी कहने लगी, वह खुद बहुत मजबूर है, उसे सब कुछ बता दिया गया है और उसे इस बात पर कोई ऐतराज नहीं है। मैं हैरान थी कि वह तो मुझे हार्दिक के करीब नहीं होने देता था। अब कैसे उसने हार्दिक से शादी करने के लिए मना लिया? मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं हालात भी नजाकत को देख रही थी। खामोश हो गई। सोचने लगी, हार्दिक भी मुझसे मजबूरी में ही शादी कर रहा होगा। इस वक्त वह 17 साल का था और मैं 22 साल की। हार्दिक के साथ शादी मैंने बहुत ही सादगी से की थी, क्योंकि ये सिर्फ कागजी शादी थी, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन शादी के तीसरे दिन ही हार्दिक मुझसे कहने लगा, कंचन जी, तैयारी कर लो, हम गांव जा रहे हैं। मैंने कहा, गांव क्यों? कहने लगा, जमीनों का काम तो वहीं जाकर होगा ना। मेरे पापा भी गांव जाने को तैयार थे ताकि हार्दिक का सब कुछ मेरे नाम लग जाए और जमीन का कुछ हिस्सा बेचकर अमित का ऑपरेशन करा सके। लेकिन हार्दिक ने मना कर दिया। कहने लगा, अंकल जी, बस कुछ दिन की बात है, वकील से पेपर तैयार कराने पड़ेंगे तो हम साइन कर देंगे। आप वहां जाकर क्या करेंगे? यहाँ शहर के मुकाबले गांव में बहुत सर्दी है और आप तो वैसे भी मौसम की पकड़ से इतने जल्दी आ जाते हैं। यह बात सच भी थी, इसीलिए मैंने भी अपने माँ बाप को मना कर दिया। वह मुझे अपने साथ लेकर गांव अकेले ही आ गया था। 15 घंटे का थका देकर देर वाला सफर करके मैं गांव पहुंची थी। हार्दिक की हवेली बहुत बड़ी थी, जिससे अपने मालिक को कहकर खुलवा दिया था और उसकी साफ सफाई भी करवा दी थी। मेरा थका से बुरा हाल था।
मैं सोना चाहती थी, लेकिन हार्दिक ने मुझे एक फैंसी सी साड़ी निकाल कर दी। कहने लगा, इसे पहन लो, मेरे गांव में कुछ जान पहचान वाले तुमसे मिलने आ रहने वाले हैं, वह मेरी दुल्हन को देखना चाहते हैं। उसके कहने पर मैंने वह साड़ी पहन ली। उसके बहुत से गांव वाले मिलने आए थे। रात तक मैं थकान और नींद से बेहाल हो चुकी थी, इसीलिए अपने कमरे में चली गई। मेरा इरादा आराम करने का था, इसीलिए जैसे ही मैंने अपनी अलमारी से अपना सादा सा सूट निकाला, मेरे कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। हार्दिक मेरे कमरे में दाखिल हुआ और मेरे कमरे का दरवाजा भी बंद कर दिया। मैं तो उसकी इस हरकत पर ठीक से हैरान भी नहीं हो पाई थी। जब वह मेरे बिल्कुल पास पहुंच गया, मेरे हाथ से वह सादा सा नाइट सूट पकड़कर वापस अलमारी में रख दिया। कहने लगा, इतनी भी जल्दी क्या है कंचन? पहली बार उसने मुझे सिर्फ मेरे नाम से पुकारा था। मैंने कहा, हार्दिक मैं थक चुकी हूँ, मैं सोना चाहती हूँ। मेरी बात पर वो मुस्कुराने लगा। कहने लगा, ऐसे कैसे सो सकती हो तुम? मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। यह बताना है मैं तुम्हें कितनी मोहब्बत करता हूँ। मेरा हाथ बड़े प्यार से पकड़े वो कह रहा था, और फिर मुझे बेड पर ले जाकर बैठा दिया। उसके बदले तेवर देखकर मेरा दिल घबरा सा गया था, धड़कना भूल गया था। मैंने कहा, तुम जाओ यहाँ से हार्दिक, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। लेकिन उस पर तो जैसे मेरी किसी बात का असर ही नहीं हुआ। कहने लगा, इस रात का मैंने बड़ी बेचैनी से इंतजार किया है। कैसे मुमकिन है मैं आपको छोड़कर चला जाऊं? शादी की है मैंने आपसे, 7 फेरे लिए हैं आपके साथ, मुझे मेरा हक चाहिए। यह कहकर उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी गरम गरम सांसें मेरे चेहरे पर पड़ने लगी थीं। उसने अपना जलता हुआ महसूस हो रहा था। मैं उसकी बाहों से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मुझसे मजबूती से पकड़े हुए था। मैंने कहा, तुम जानते हो यह शादी मेरी मजबूरी थी। मैं अमित से मेरी बाकी की बात मेरे मुंह से निकलती कि उसने मेरे मुंह पर हाथ रखकर पूरी होने से पहले ही रोक दिया। कहने लगा, मेरी पत्नी हो, तुम्हारे मुंह से अब किसी गैर मर्द का नाम ना सुनो। मैं कहकर वह मुझे बेड पर धक्का देकर लिटा चुका था और मेरी साड़ी के पल्लू को हटा चुका था। कहने लगा, कंचन मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, इस बात का अंदाजा तुम्हें नहीं है। भूल जाओ अमित को, इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुमसे संभाले नहीं संभलेगी। जब पहली बार तुम्हारे घर गया था और तुमने मुझे तसल्ली दी थी, मुझे गले लगाया था, तभी से तुमसे मोहब्बत कर बैठा था। उसकी मजबूर बाहों ने मुझे कहीं निकलने ही नहीं दिया। मेरी मेरी आंखों से बेबसी के आंसू टपक रहे थे। सुबह मैं अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी, जिसे आज तक मैं बच्चा समझ रही थी, जिसे मैं बच्चा समझकर प्यार करती थी, उसकी बेवकूफ़ियों को बच्चा समझकर नज़रअंदाज करती रही। वह मुझे बहन समझता हो ही नहीं सकता। वह जब से मेरे घर आया था, मेरी मोहब्बत को गलत अंदाज में ले रहा था। उसकी मोहब्बत मेरे लिए वह जज्बात रखती जो एक आम मर्द किसी औरत के लिए रखता है। रात भर में उसने मुझे इस अच्छी तरह से समझा दिया था कि वह मेरा क्या लगता है। उसने अपना हाथ जानबूझकर काटा था ताकि अमित मुझसे दूर हो जाए। मेरी मंगनी पर हंगामा भी उसने किया था। मुझे अमित से दूर रखने के लिए वह मुझे अपने पास बहाने से बिठाए रखता था, यहाँ तक कि अमित से बात ना कर सकूं, इसलिए उसने उसका एक्सीडेंट भी उसी ने करवाया था। वह जानता था कि मेरे पापा के पास कुछ नहीं है और अमित भी नौकरी के बगैर खाली हाथ है, इसीलिए मेरे माँ बाप उसी से जायदाद करने के लालच में उसकी शादी मेरे साथ करा देंगे। वो मुझसे कह चुका था, अब वह कभी भी शहर नहीं जाएगा, ना ही अपना कुछ भी मेरे नाम का करेगा, और उसकी मैं पत्नी ही रहूंगी। वह मुझसे मोहब्बत करता है, इसीलिए मुझसे उसके साथ ही रहना होगा। जो रिश्ता वह मेरे साथ बना चुका था,
अमित तो मुझे अब कभी भी स्वीकार नहीं करता। हार्दिक कहने लगा, कसूर तुम्हारा भी है कंचन। क्यों तुमने मुझे कभी भी अपने करीब आने से मना नहीं किया? मुझ पर कभी कोई हद नहीं लगाई। इसीलिए मुमकिन ही नहीं था कि मैं आपको किसी और का होने देता। मैं रो रही थी इसीलिए कि मैंने मोहब्बत सिर्फ अमित से की थी, लेकिन रिश्ता मुझे हार्दिक के साथ निभाना पड़ रहा था। अब यह सोच रही थी कि मैंने सिर्फ उससे हमदर्दी की थी, जो मुझे बहुत महंगी पड़ी। शायद उसकी बात ठीक थी, वह इतना बच्चा भी नहीं था कि मैंने उसे अपने इतने करीब आने दिया। मैंने जब उससे अपने पापा को सारी बात बताई तो वह भी हैरान रह गए। उन्होंने हार्दिक से बात की और उसे बहुत भला बुरा कहा। कहने लगा कि तुम हमारे एहसानों को भूल गए। जब तुम्हारा कोई नहीं था तो हमने तुम्हारा सहारा दिया था। पापा तो मुझसे कहने लगे कि अभी भी मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ और कोर्ट के जरिए मैं तुमसे हार्दिक से तलाक दिलवा दूंगा। लेकिन जब मेरी माँ को सारी बातों का पता चला तो उसने मुझे फोन पर समझाया कि कंचन, जो हो गया उसे भूल जाओ। अब तुम्हारा पति हार्दिक ही है और उसे स्वीकार करो। जो रिश्ता तुम दोनों के बीच में बन चुका है उसके बाद अमित भी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और फिर हार्दिक हार्दिक तो तुमसे मोहब्बत करता है। तुम्हारी मोहब्बत में ही उसने यह सब कुछ किया है। अपने दिल से अमित को निकाल दो और हार्दिक को दिल से स्वीकार कर लो। मैंने फोन काट दिया। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे और अब मैं बैठी सोच रही थी कि मुझे आगे क्या फैसला करना चाहिए। क्या हार्दिक को स्वीकार कर लेना चाहिए या फिर अपने पापा के साथ चली जाऊं और कोर्ट से हार्दिक से तलाक ले लूं। आप लोग ही मेरी मुसीबत को समझ सकते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो उसको पसंद करना, लाइक करना, कमेंट्स करना और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।